क्या मैं इसे सिर्फ एक बार बजाकर देखूं जब यहां कोई नहीं है? संगीत। उस शानदार हवेली में नौकरानी प्रिया अकेली थी। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। उसने सावधानी से वायलिन उठाया। जैसे ही उसके दाहिने हाथ ने तार पर कमान फेरी, पहली धुन पूरे बैठक में गूंज उठी। ठीक उसी समय मुख्य दरवाजा खटक से खुला। सेठ और सेठानी अंदर दाखिल हुए। उनके कदम रुक गए। उनकी आंखें हैरानी से फटी रह गईं। प्रिया जो धुन बजा रही थी, वह वही धुन थी जिसका अभ्यास उनकी 20 साल पहले लापता हुई बेटी हर रोज किया करती थी। पति पत्नी के चेहरे पल भर में सैद पड़ गए। उनके दिलों की गहराई में दबी कोई पुरानी याद हिलने लगी थी। इस घर में आखिर क्या राज छिपा था, और प्रिया कौन थी? शुरू करने से पहले कृपया सब्सक्राइब करें और लाइक बटन दबाएं, और हमें कमेंट में बताएं कि आप यह कहानी कहां से सुन रहे हैं। हम कामना करते हैं कि वह जगह हमेशा खुशियों से भरी रहे। सुबह 5:30 बजे प्रिया अलार्म की आवाज से जागी। वह हवेली की तीसरी मंजिल के आखिरी छोर पर एक छोटे से कमरे में थी। खिड़की संकरी थी और छत नीची। यह कमरा इस घर की नौकरानियों के लिए था। प्रिया बिस्तर से उठी। उसका शरीर भारी महसूस हो रहा था। पिछली रात भी वह ठीक से सो नहीं पाई थी। वॉश बेसिन के सामने खड़ी होकर प्रिया ने आईने में खुद को देखा। उसकी आंखों के नीचे नीले घेरे थे। 24 साल की उम्र में भी उसका चेहरा थका हुआ था। प्रिया ने ठंडे पानी से अपना चेहरा धोया। ठंडे एहसास ने उसे जगा दिया। अपनी यूनिफॉर्म पहनते हुए प्रिया ने मेह की ओर देखा। वहां पिछले महीने के दवा के बिल की पर्ची रखी थी, 350 रुपए। यह एक छोटी रकम थी, लेकिन प्रिया के लिए यह बहुत बड़ी थी। इस घर से उसे महीने के 15 रुपए मिलते थे। चूंकि उसे रहने और खाने की सुविधा मिली हुई थी, इसलिए उसकी तनख्वाह दूसरी नौकरानियों से कम थी। इसमें से फोन बिल और आने जाने का किराया निकालकर उसके हाथ में मुश्किल से 10 रुपये बचते थे। उस पैसे से वह अनाथालय के दिनों का पचाई का कर चुका रही थी। हर महीने 5 रुपये। अभी भी 6 महीने बाकी थे। इस महीने भी बहुत तंगी रहेगी। प्रिया ने धीरे से बुदबुदाया। वह अस्पताल जाना चाहती थी, लेकिन पैसे बचाने के लिए खुद को रोक लेती थी। पिछले हफ्ते उसे हुकाम के लक्षण थे, लेकिन उसने मेडिकल स्टोर की दवा से ही काम चलाया। प्रिया को अनाथालय की याद आ गई। जब वह 18 साल की उम्र में वहां से निकली थी, तो वार्डन ने कहा था, प्रिया, तुम्हारी पढ़ाई और रहने का जो खर्चा हुआ है, उसकी कोई जल्दी नहीं है, तुम धीरे धीरे चुका देना। लेकिन प्रिया को जल्दी थी। वह कर्ज के बोझ के साथ नहीं जीना चाहती थी। वह जल्द से जल्द आहाद होना चाहती थी। प्रिया ने अपनी यूनिफॉर्म ठीक की और कमरे से बाहर निकल गई। गलियारा शांत था। दूसरी नौकरानी मीना अभी भी सो रही थी। वह पहली मंजिल पर रसोई में गई। उसे सेठ जी और मेम साहब के लिए नाश्ता तैयार करना था। उसने फ्रिज खोला और सामान निकाला। प्रिया के हाथ तेजी और सफाई से चल रहे थे। आखिर वह 3 साल से हर सुबह यही काम कर रही थी। ठीक 7 बजे नाश्ते की मेम तैयार थी। प्रिया ने बैठक की सफाई शुरू की। बैठक बहुत बड़ी और शानदार थी। सैद संगमरमर का फर्श, ऊंची छत और कीमती फर्नीचर। यह प्रिया की दुनिया से बहुत दूर था। प्रिया घुटनों के बल बैठकर पोछा लगाने लगी। वह एक एक टाइल को ध्यान से सांच कर रही थी। तभी अचानक उसने सिर उठाया। बैठक की एक दीवार के पास रखे काले वायलिन के केस पर उसकी नजर पड़ी। प्रिया के हाथ रुक गए। वह केस हमेशा वहीं रहता था, लेकिन आज न जाने क्यों उसकी नजर उस पर टिक गई थी। इसे कभी हाथ मत लगाना। जब राम सिंह जी, जो घर के मुख्य सेवक थे, उसे काम सिखा रहे थे, तब उन्होंने यही कहा था। उनकी आवाज में सख्ती थी और कोई नरमी नहीं थी। बैठक का वायलिन सिर्फ मेम साहब ही संभालती हैं। सफाई करते समय भी उसके पास मत जाना और वजह मत पूछना। प्रिया ने 3 साल में इस नियम को कभी नहीं तोड़ा था, लेकिन उसने कभी कभी मेम साहब को केस खोलते हुए देखा था। हर बार उनका चेहरा उदास हो जाता था। वायलिन को सहलाते हुए उनकी उंगलियां कांपती थीं। प्रिया ने अपना सिर घुमाया। वह फिर से फर्श सा करने लगी, लेकिन उसके दिल के एक कोने में एक अजीब सा खिंचाव था। यह एक ऐसी भावना थी जिसे वह समझा नहीं सकती थी। 8 बजे सेठ और सेठानी नाश्ते के लिए नीचे आए। प्रिया ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। सुप्रभात। सेठ जी ने सिर हिलाया और कुर्सी पर बैठ गए। मेम साहब भी चुपचाप बैठ गईं। दोनों ने बिना कुछ कहे नाश्ता करना शुरू कर दिया।
प्रिया रसोई में बर्तन धोते हुए उनकी बातें सुनने की कोशिश कर रही थी। उनकी धीमी आवाज उस तक पहुंच रही थी। सुनो, आज तुम्हें अस्पताल जाना है ना? सेठ जी ने कहा। मेम साहब ने सिर हिलाया। हाँ, सुबह जांच के लिए अपॉइंटमेंट है। प्रिया के हाथ रुक गए। वह जानती थी कि मेम साहब आजकल अक्सर अस्पताल जा रही हैं। उसने मीना से सुना था उन्हें दिल की कोई समस्या थी। नाश्ता खत्म होने के बाद पति पत्नी बाहर जाने के लिए तैयार हुए। राम सिंह जी ने गाजी तैयार कर रखी थी। प्रिया, आज दोपहर का खाना बनाने की जरूरत नहीं है, हम देर से लौटेंगे। जी ठीक है, प्रिया ने सिर झुकाकर जवाब दिया। सेठ और सेठानी दरबारे से बाहर निकल गए। राम सिंह जी भी गाजी की सर्विसिंग के लिए उनके साथ चले गए। घर में शांति छा गई। मीना भी मेम साहब के साथ अस्पताल गई थी, इसलिए अब घर में सिर्फ प्रिया अकेली थी। प्रिया ने रसोई का काम खत्म किया और फिर वह बैठक में लौट आई। धूप और तें हो गई थी। यह नवंबर की एक गुनगुनी दोपहर की रोशनी थी। प्रिया की नर फिर से वायलिन केस पर गई। उसके कदम अपने आप उस ओर बहा गए। सिर्फ एक बार, बस देखूंगी। प्रिया केस के सामने घुटनों के बल बैठ गई। उसकी उंगलियों ने ताले को छुआ। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्लिक, ताला खुल गया। प्रिया ने धीरे धीरे ढक्कन उठाया। एक भूरे रंग का वायलिन सामने आया। उसकी चमकदार सतह धूप में चमक रही थी। प्रिया ने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसने वायलिन उठाया, एक अजीब सी जानी पहचानी भावना ने उसे घेर लिया। उसने कमान उठाई। उसकी उंगलियां अपने आप सही जगह पर बैठ गईं। उसने कभी सीखा नहीं था, फिर भी उसके हाथों को सब याद था। प्रिया ने वायलिन को अपने कंधे पर रखा। उसकी मुद्रा अपने आप सही हो गई। उसने कमान को तारों पर रखा और धीरे धीरे उसे चलाया। पहली धुन गूंज उठी। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। उसके हाथ रुके नहीं, वे चलते रहे, बिना किसी संगीत के पन्ने के, बिना कभी सीखे। वह पूरी तरह से सही धुन बजा रही थी। धुन दर्द भरी और खूबसूरत थी। वह पूरे बैठक में फैल गई। ठीक उसी समय मुख्य दरवाजा खुला। प्रिया ने कमान रोक दी। उसने सिर घुमाया तो देखा कि सेठ जी और मेम साहब दरवाजे पर खड़े हैं। वे दोनों एक कदम भी नहीं हिला पा रहे थे और बस प्रिया को देख रहे थे। उनके चेहरे सैद पा गए थे। प्रिया को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई है। उसके हाथ से कमान गिरने को थी। सेठ जी एक कदम आगे बढ़े। उनकी आंखों में गहरा सदमा था। मां कर दीजिए, प्रिया ने कांपती आवाज में कहा, लेकिन वह आगे कुछ न कह सकी। मेम साहब ने दीवार का सहारा लिया। उनके होंठ कांप रहे थे। बैठक की हवा भारी हो गई थी। 20 साल से सोई हुई कोई चीख फिर से जागने लगी थी। सेठ जी प्रिया को देखते हुए काफी देर तक खड़े रहे। उनकी नजर प्रिया के हाथ में मौजूद वायलिन, कमान पखे हुए हाथ और उसके कंधे के कोण को एक एक करके देख रही थी। मेम साहब धीरे धीरे सोफे की ओर बढ़ी। जैसे उनके पैरों में जान ही न हो, वह बैठ गईं। उनका हाथ उनके सीने पर था और कांप रहा था। प्रिया, सेठ जी ने धीमी आवाज में पुकारा। प्रिया ने वायलिन नीचे रखते हुए सिर झुका लिया। माज कर दीजिए, मैंने नियम। क्या तुमने कभी वायलिन सीखा है? सेठ जी ने पूछा। उनकी आवाज धीमी थी, लेकिन उसमें कंपन था। नहीं, मैंने कभी नहीं सीखा, प्रिया ने धीरे से जवाब दिया। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। सेठ जी की आंखों में एक अजीब सी हलचल हुई। उन्होंने अपनी पत्नी की ओर देखा। मेम साहब भी प्रिया को देखते हुए अपने होंठ काट रही थीं। ठीक उसी समय दरवाजा फिर खुला। राम सिंह जी अंदर आए। उन्होंने बैठक का माहौल देखा और उनका चेहरा सख्त हो गया। यह क्या हो रहा है? राम सिंह जी की आवाज बैठक में गूंजी। प्रिया डरकर सिकुड़ गई। प्रिया, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था, वायलिन को कभी हाथ मत लगाना। राम सिंह जी प्रिया के पास आए। उनकी आवाज में गुस्सा था, लेकिन उस गुस्से के पीछे एक अजीब सी बेचैनी छिपी थी। राम सिंह जी, सेठ जी ने हाथ उठाकर उन्हें रोका। राम सिंह जी होंठ भींचते हुए पीछे हट गए। प्रिया, आज तुम अपने कमरे में जाकर आराम करो। सेठ जी के कहने पर प्रिया ने सिर झुकाया और बैठक से बाहर निकल गई। गलियारे में चलते हुए उसके पैर ललका रहे थे। तीसरी मंजिल की सीढ़ियां छेंते हुए प्रिया के कदम भारी थे। उसकी सांसें तेज हो गईं। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठकर प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसकी उंगलियां अभी भी कांप रही थीं। मैंने ऐसा क्यों किया? प्रिया ने धीरे से बुदबुदाया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसने यह नियम क्यों तोड़ा। बस ऐसा लगा जैसे वायलिन पकते ही उसके पूरे शरीर को सब कुछ याद आ गया हो। प्रिया ने सिर उठाकर कमरे को देखा। एक छोटा बिस्तर, एक पुरानी मेज, एक पुरानी दरार।
वह इस कमरे में 3 साल से रह रही थी, लेकिन उसने कभी इसे ध्यान से नहीं देखा था। मेज पर पिछले महीने के दवा के बिल की पर्ची रखी थी, 350 रुपये। प्रिया ने एक आह भरी और पर्ची को दराम में रख दिया। दराम खोलते ही प्रिया के हाथ रुक गए। दराम के सबसे अंदर धूल जमी हुई एक छोटी सी डिबिया रखी थी। प्रिया ने डिबिया निकाली। यह इस कमरे में आने के समय से ही यहां थी। उसने इसे कभी खोलकर नहीं देखा था। डिबिया का ढक्कन खोलते ही अंदर एक पतली चांदी की चेन रखी थी। उस पर एक छोटे से संगीत के सुर के आकार का पेंडेंट लगा था। प्रिया के हाथ रुक गए। उसकी आंखें बड़ी हो गईं। यह तो मेरे वाले जैसा ही है। प्रिया ने अपने गले से चेन उतारी। यह अकेली चीज थी जो वह अनाथालय से अपने साथ लाई थी। दोनों चेनों को साथ रखने पर उनका डिजाइन लगभग एक जैसा था, बस रंग में थोड़ा फर्क था। प्रिया ने अपनी सांस रोक ली। उसके सीने में कुछ अजीब सा होने लगा। इस कमरे में बिल्कुल वैसी ही चेन क्यों है? प्रिया ने दोनों चेनों को अपनी हथेली पर रखकर काफी देर तक देखा। उसका दिमाग उलझ गया था। उसी समय बैठक में मेम साहब अकेली सोफे पर बैठी थीं। वह वायलिन केस को देख रही थीं। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। सेठ जी चुपचाप बैठक में आए। वह अपनी पत्नी के पास बैठकर बोले, सुनो, प्रिया जो धुन बजा रही थी, तुम्हें पता है? हाँ, मेम साहब ने धीरे से जवाब दिया। उनकी आवाज फटी हुई थी। यह वही धुन है जो हमारी अनन्या हर रोज बजाती थी। सेठ जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें भी नम हो रही थीं और प्रिया का वायलिन पकने का तरीका, कंधे को थोड़ा दाईं ओर झुकाने की आदत, सब कुछ। यह एक इत्तेफाक भी हो सकता है। मेम साहब ने सिर हिलाया, लेकिन उनकी आवाज में यकीन नहीं था, बल्कि एक डर था। सेठ जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उनका हाथ भी ठंडा था। सुनो, आज जांच का नतीजा क्या आया? मेम साहब कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, दवा और बढ़ानी पड़ेगी। दिल की धड़कन की समस्या बढ़ गई है। सेठ जी का चेहरा उदास हो गया। पिछले 20 सालों में बेटी को खोने के गम में जीते हुए उनका दिल बहुत कमजोर हो गया था। ज्यादा तनाव मत लो। अगर डॉक्टर भर्ती होने को कहें तो हो जाना। नहीं, मैं घर पर ही रहना चाहती हूं। मेम साहब ने सिर हिलाया। उन्होंने फिर से वायलिन केस की ओर देखा। अगर प्रिया सच में। मेम साहब अपनी बात पूरी नहीं कर सकी। सेठ जी भी कोई जवाब नहीं दे पाए। दोनों चुपचाप बैठे रहे। शाम 7 बजे मीना तीसरी मंजिल पर आई। उसने प्रिया का दरवाजा खटखटाया। प्रिया, मैं हूं। प्रिया ने जल्दी से चेन दरार में रखी और दरवाजा खोला। मीना चिंतित चेहरे के साथ अंदर आई। तुम ठीक हो? सुना है राम सिंह जी ने तुम्हें बहुत डांटा। हाँ, मैं ठीक हूं। प्रिया ने सिर हिलाया। मीना प्रिया के पास बैठकर धीरे से पूछने लगी, लेकिन प्रिया, क्या तुमने सच में कभी वायलिन नहीं सीखा? नहीं, कभी नहीं। तो फिर तुम इतनी आसानी से कैसे बजा रही थीं? सेठ जी और मेम साहब बहुत हैरान थे। प्रिया कोई जवाब नहीं दे सकी। उसे खुद भी नहीं पता था, बस उसके हाथों को सब याद था। मीना ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया की उंगलियां ठंडी थीं। प्रिया, क्या तुमने कभी इस घर में कुछ अजीब महसूस किया है? क्या मतलब? मेम साहब जब भी वायलिन सा करती हैं तो रोती हैं, और सेठ जी भी बैठक की तरफ ज्यादा नहीं आते। कुछ तो है। प्रिया ने सिर हिलाया। उसने भी ऐसा माहौल महसूस किया था। मीना कुछ देर हिचकिचाई, फिर बोली, मैंने सुना है कि इस घर में पहले एक बेटी थी, लेकिन वह बचपन में ही खो गई थी। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। मीना की बात उसके दिल में चुभ गई। वह वायलिन बजाती थी बैठक में, और यह कमरा। मीना ने कमरे में चारों ओर देखते हुए कहा, कहते हैं कि यह कमरा पहले उसी का था, बाद में इसे नौकरानी का कमरा बना दिया गया। प्रिया की सांस रुक गई। उसके पूरे शरीर में रोंगटे खाए हो गए। दोनों कुछ देर चुपचाप बैठी रहीं। कमरा शांत था, लेकिन उस शांति में भारी सवाल तैर रहे थे। मीना उठते हुए प्रिया के कंधे पर हल्के से थपथपाया। रात का खाना खाने नीचे आओगी? साथ में खाते हैं। हाँ, मैं आती हूं। मीना के जाने के बाद प्रिया ने फिर से दरार खोली। उसने दोनों चेनों को निकाला और हाथ में पक्का लिया। यह कमरा पहले किसका था? प्रिया ने धीरे से बुदबुदाया। कोई जवाब नहीं था, लेकिन उसके दिल की गहराई में कुछ धीरे धीरे हिल रहा था। पूरा घर अनकहे राहों के साथ गहरी रात में डूब रहा था। रात 11 बजे के बाद भी सेठ और सेठानी के कमरे की बत्ती जल रही थी। दोनों बिस्तर पर साथ बैठे थे। सेठ जी ने पहले बोलना शुरू किया। उनकी आवाज धीमी और सतर्क थी। सुनो, हमें प्रिया के बारे में और सोचना होगा। सेठानी ने सिर नहीं हिलाया। वह बस अपने दोनों हाथों को कसकर अपनी गोद में रखे हुए थीं। 20 साल बीत गए हैं,
अब हमें यह मान लेना चाहिए। लेकिन आज प्रिया ने जो धुन बजाई, सेठ जी की बात अधूरी रह गई। उन्होंने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। सेठानी ने धीरे धीरे सिर उठाया। उनकी आंखों में आंसू थे। यह वही धुन थी जो हमारी अनन्या 4 साल की उम्र से हर रो बजाती थी। मैंने उसे संगीत की किताब खरीद कर दी थी और वह उसे याद होने तक अभ्यास करती थी। सेठ जी ने सिर हिलाया। वह याद उन्हें भी साफ साफ थी। वायलिन पकाने का तरीका भी, कंधे को थोड़ा दाईं ओर झुकाने की आदत, सब कुछ वही था। यह एक इत्तेफाक भी हो सकता है, सेठानी ने धीरे से कहा, लेकिन उनकी आवाज में यकीन नहीं था बल्कि एक डर था। सेठ जी ने अपनी पत्नी का हाथ पकड़ा। उनका हाथ भी ठंडा था। सुनो, आज डॉक्टर ने क्या कहा? सेठानी कुछ देर चुप रहीं, फिर धीरे से बोली, उन्होंने भर्ती होने की सलाह दी है। दिल की धड़कन की समस्या इतनी बढ़ गई है कि अब दवा से नियंत्रित करना मुश्किल है। सेठ जी का चेहरा सख्त हो गया। सेठानी ने सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं भर्ती नहीं होना चाहती। अनन्या को ढूंढे बिना मैं अस्पताल के बिस्तर पर नहीं लेटना चाहती। यह क्या कह रही हो? सेहत पहले है। आप भी जानते हैं। सेठानी की आवाज़ कांप रही थी। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। डॉक्टर ने बताया नहीं कि मेरे पास कितना समय है, लेकिन मैं उनकी आंखों में देख सकती हूं। इसीलिए मैं अनन्या को और भी ज्यादा ढूंढना चाहती हूं, मरने से पहले। सेठ जी ने अपनी पत्नी को गले लगा लिया। उनके कंधे भी कांप रहे थे। दोनों काफी देर तक चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए रहे। 20 सालों का जमा हुआ दुख कमरे में भर गया था। सेठानी ने धीरे धीरे खुद को अलग करते हुए कहा, उस दिन अगर मैं बस थोड़ी देर के लिए वहां से नहीं गई होती, यह तुम्हारी गलती नहीं थी। नहीं, यह मेरी गलती थी। सेठानी की आवाज टूट रही थी। वह 20 साल पहले के उस दिन को याद करने लगी। दोपहर के करीब 3 बजे थे। अनन्या बैठक में वायलिन बजा रही थी। सेठानी दूसरी मंजिल पर एक फोन कॉल लेने गई थी। 10 मिनट से भी कम का समय था। फोन रखकर जब वह बैठक में लौटी तो फर्श पर सिर्फ वायलिन पड़ा था। अनन्या कहीं नहीं थी। सेठानी ने पूरे घर में उसे ढूंढा, हर कमरा खोला। सेठानी ने पूरे घर में को खरसी है 2000 ता, बगीचे में भागी, लेकिन बच्ची नहीं थी। मुख्य दरवाजा खुला हुआ था। राम सिंह जी एक डिलीवरी लेने के लिए उसे थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ गए थे। अनन्या, अनन्या। सेठानी सशक पर भागी। उन्होंने गला फांचकर अपनी बेटी का नाम पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। पुलिस आई, सीसीटीवी की जांच की गई, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। बच्ची बस गायब हो गई थी। 20 साल में एक भी रात मैं चैन से नहीं सोई, सेठानी ने कहा। सेठ जी ने अपनी पत्नी की पीठ सहलाई। मैं भी कंपनी का काम करते हुए भी मेरा ध्यान हमेशा अनन्या पर ही रहता था। दोनों ने खिड़की के बाहर देखा। रात के आसमान में तारे चमक रहे थे। उधर राम सिंह जी अपने कमरे में सो नहीं पा रहे थे। उन्होंने खिड़की खोली और रात की हवा अंदर ली। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। 7 मिनट, सिर्फ 7 मिनट। राम सिंह जी बुदबुदाए। 20 साल पहले उस दिन वह मुख्य दरबारे के बाहर एक डिलीवरी वाले से बात करने के लिए थोड़ी देर के लिए गए थे। जब वह लौटे तो बैठक में सिर्फ वायलिन था और अनन्या गायब थी। उसके बाद से राम सिंह जी ने खुद को कभी माफ नहीं किया। सेठ और सेठानी ने उन्हें सीधे तौर पर दोषी नहीं ठहराया, लेकिन वह खुद अपराध बोध में जीते रहे। प्रिया का उस धुन को बजाना कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। राम सिंह जी ने दांत पीसे। अगर प्रिया ही अनन्या है तो 20 साल पहले की उनकी गलती फिर से सामने आ जाएगी। यह डर उन्हें सताने लगा। उन्होंने अपनी मैग की दरान खोली। एक पुराना लिफाफा रखा था। यह लापता होने के समय पुलिस को दी गई रिपोर्ट की एक कॉपी थी। राम सिंह जी ने लिफाफा निकाला और काफी देर तक उसे देखते रहे। उनके हाथ कांप रहे थे। क्या मुझे इसे नष्ट कर देना चाहिए? उनकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी, लेकिन जल्द ही उन्होंने लिफाफे को वापस दरा में रख दिया और सिर हिलाया। तीसरी मंजिल पर प्रिया के कमरे में भी बत्ती जल रही थी। प्रिया बिस्तर पर बैठी दोनों चेनों को अपनी हथेली पर रखे हुए थी। यह एक जैसी क्यों है? प्रिया ने धीरे से बुदबुदाया। जो चेन उसके पास थी वह उसे अनाथालय की वार्डन ने दी थी, यह कहते हुए कि जब वह मिली थी तो यह उसके गले में थी। लेकिन इस कमरे की दरार में भी वैसी ही चेन थी। इसे इत्तेफाक मानना बहुत मुश्किल था। प्रिया ने आज सेठ जी और मेम साहब के चेहरे को याद किया। वे दोनों उसे ऐसे देख रहे थे जैसे कुछ पुष्टि करना चाहते हों। उनकी नजर ने प्रिया को बेचैन कर दिया था। खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। प्रिया ने जल्दी से चेन दराई में रखी और उठी। प्रिया, मैं मीना हूं। बाहर से मीना की आवाज आई। प्रिया ने दरवाजा खोला। मीना अंदर आते हुए प्रिया का चेहरा देखने लगी।
उसकी आंखों में चिंता थी। तुम अभी तक सोई नहीं? हाँ, नींद नहीं आ रही थी। प्रिया ने सिर हिलाया। मीना प्रिया के पास बैठकर धीरे से पूछने लगी, प्रिया, क्या तुम्हें आज वायलिन बजाते समय कुछ महसूस हुआ? प्रिया जवाब नहीं दे सकी। उसे खुद भी नहीं पता था। मीना ने प्रिया का हाथ पकड़ा। प्रिया की उंगलियां ठंडी थीं। प्रिया, मेम साहब की तबीयत आजकल बहुत खराब रहती है। दिल की वजह से वह अक्सर अस्पताल जाती हैं। आज भी उन्हें भर्ती होने की सलाह मिली है। प्रिया की आंखें बड़ी हो गईं। मीना ने आगे कहा, लेकिन मेम साहब ने भर्ती होने से मना कर दिया। कहती हैं कि बेटी को ढूंढे बिना वह अस्पताल नहीं जाएंगी। प्रिया की सांस रुक गई। उसका दिल भारी हो गया। मेम साहब बहुत परेशान हैं। हाँ, 20 साल से बेटी को खोने का दुख लेकर जी रही हैं। सोचो कितना दर्द होता होगा। मीना ने एक आह भरी और प्रिया के कंधे पर थपथपाया। तुम भी आज बहुत डर गई होगी। आराम करो, कल बात करते हैं। मीना के जाने के बाद प्रिया फिर अकेली हो गई। कमरा शांत था, लेकिन प्रिया का मन बिल्कुल शांत नहीं था। प्रिया ने खिड़की खोली। रात की हवा उसके चेहरे को छू गई। आसमान में तारे चमक रहे थे। मैं कौन हूं? प्रिया ने धीरे से बुदबुदाया। 24 साल तक उसे अपनी पहचान नहीं पता थी। उसके माता पिता कौन थे, वह कहां से आई थी, उसे अनाथालय के दरवाजे पर क्यों छोड़ा गया था, और आज वायलिन बजाते समय महसूस हुई वह अजीब सी जानी पहचानी भावना। उसके हाथों को याद धुन। सब कुछ एक पहेली थी, लेकिन साथ ही ऐसा लग रहा था जैसे कुछ धीरे धीरे सुलझ रहा है। प्रिया ने खिड़की बंद की और बिस्तर पर लेट गई। उसने आंखें बंद कीं, लेकिन नींद नहीं आई। घर अनकहे राहों के साथ गहरी रात में डूब रहा था, और वह राव धीरे धीरे लेकिन निश्चित रूप से सतह पर आने लगा था। सुबह की धूप बैठक में फैल गई। प्रिया हमेशा की तरह नाश्ते की मेम तैयार कर रही थी। मेम साहब खाने के कमरे में आईं। उन्होंने प्रिया को देखा और एक पल के लिए रुक गईं। कल की घटना अभी भी तारा थी। प्रिया, एरा बैठो। मेम साहब की आवाज नरम थी। प्रिया सावधानी से कुर्सी पर बैठ गई। मेम साहब प्रिया के सामने बैठकर धीरे धीरे बोलीं, कल जो हुआ, मैं इतनी हैरान थी कि ठीक से बात नहीं कर पाई। तुम ठीक हो ना? जी, माफ कर दीजिए। प्रिया ने सिर झुका लिया। मेम साहब ने प्रिया के हाथों की ओर देखा। यह प्रिया का बायां हाथ था जिसे उसने कप उठाते हुए रखा था। मेम साहब की नजर रुक गई। प्रिया के बाएं हाथ की अनामिका उंगली के पास हाथ के ऊपरी हिस्से पर एक छोटा सा निशान था। यह धुंधला था, लेकिन साफ दिख रहा था। मेम साहब का चेहरा सैद पा गया। उन्होंने अपनी सांस रोकते हुए प्रिया के हाथ को ध्यान से देखा। प्रिया, यह निशान तुम्हें कब लगा? यह मुझे ठीक से याद नहीं। जब से मुझे याद है, यह तब से है। प्रिया ने अपने हाथ को देखा। यह बचपन से था, इसलिए उसने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया था। मेम साहब के हाथ कांपने लगे। उन्होंने अपने होंठ काटे और आंखें बंद कर लीं। 20 साल पहले पाटी बाटी साल, 20 साल पाटी साल। अनन्या के भी ठीक उसी जगह पर वैसा ही निशान था। यह 3 साल की उम्र में गर्म पानी से जलने का निशान था। मेम साहब वह दिन नहीं भूल सकती थीं। बच्ची को अस्पताल ले जाने की याद, उसके छोटे से हाथ पर दवा लगाने के पल, सब याद आ गया। मेम साहब, आप ठीक हैं? प्रिया ने चिंता से पूछा। मेम साहब ने सिर हिलाया और कुर्सी से उठी। हाँ, मैं ठीक हूं। मैं जरा कमरे से होकर आती हूं। मेम साहब अपने कमरे की ओर बढ़ीं। गलियारे में उनकी मुलाकात सेठ जी से हुई। सुनो, क्या हुआ? प्रिया के हाथ पर निशान है, अनन्या के ठीक उसी जगह पर। सेठ जी का चेहरा सख्त हो गया। उन्होंने बिना कुछ कहे अपनी पत्नी का कंधा पकड़ा। तुम्हें यकीन है? हाँ, बिल्कुल वही है। दोनों गलियारे में काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे। हवा भारी हो गई थी। सुबह 10 बजे मेम साहब का फिर से अस्पताल में अपॉइंटमेंट था। मीना उनके साथ जाने की तैयारी कर रही थी। मेम साहब, गाजी तैयार है, राम सिंह जी ने दरबारे से कहा। मेम साहब ने सिर हिलाया और अपना बैग उठाया। सेठ जी अपनी पत्नी को विदा करते हुए धीरे से बोले, आज जांच का नतीजा ध्यान से सुनना। अगर डॉक्टर भर्ती होने को कहें तो आप भी जानते हैं। मेम साहब ने सेठ जी की ओर देखा। उनकी आंखों में दृढ़ता थी। अनन्या को ढूंढे बिना मैं भर्ती नहीं हो सकती। मेम साहब दरवाजे से बाहर निकल गईं। मीना ने उन्हें सहारा देकर गाजी में बिठाया। दोपहर के समय सेठ जी ने बैठक में प्रिया को बुलाया। प्रिया घबराए हुए चेहरे के साथ अंदर आई। प्रिया, बैठो। प्रिया सोफे के एक कोने पर सावधानी से बैठ गई। सेठ जी उसे देखते हुए धीरे धीरे बोले, कल मैंने तुम्हें वायलिन बजाते हुए देखा था। प्रिया ने सिर झुका लिया। सेठ जी ने आगे कहा, तुम्हारी मुद्रा ऐसी थी जैसे तुमने कहीं सीखा हो।
खासकर कंधे को थोड़ा दाएं ओर झुकाने की आदत। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया। उसे खुद भी नहीं पता था कि उसकी ऐसी कोई आदत है। सेठ जी ने एक गहरी सांस ली। उनकी आंखों में कई भावनाएं थीं। मैंने सुना है कि तुम अनाथालय से हो। जी हाँ। क्या तुम्हें याद है कि तुम कहां से आई हो? प्रिया ने सिर हिलाया। अनाथालय की वार्डन ने भी कहा था कि उन्हें उसके बारे में ठीक से नहीं पता। सेठ जी काफी देर तक प्रिया को देखते रहे। फिर उन्होंने सावधानी से पूछा, क्या तुम्हारे पास कोई निशानी है, जैसे कोई चेन वगैरह? प्रिया का हाथ अनजाने में उसके गले की ओर गया। आज उसने चेन नहीं पहनी थी, लेकिन वह हमेशा पहने रहती थी। जी, एक संगीत के सुर के आकार की चेन है। अनाथालय की वार्डन ने कहा था कि जब मैं मिली थी तो यह मेरे गले में थी। सेठ जी की आंखें बड़ी हो गईं। वह कुछ देर चुप रहे, फिर धीरे से बोले, प्रिया, क्या मैं वह चेन देख सकता हूं? प्रिया ने सिर हिलाया और उठी। वह तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में गई और दरार खोली। दोनों चेनें साथ रखी थीं। प्रिया ने उनमें से अपनी वाली चेन उठाई और वापस बैठक में आ गई। उसने सेठ जी को दी। सेठ जी ने चेन को हाथ में लेकर काफी देर तक देखा। उनके हाथ कांप रहे थे। ठीक उसी समय मेम साहब और मीना अस्पताल से लौटे। मेम साहब थके हुए चेहरे के साथ बैठक में आई। सुनो, मैं आ गई। सेठ जी ने उठकर उनका स्वागत किया। मेम साहब ने सिर हिलाया और सोफे पर बैठ गईं। जांच का नतीजा बाद में बताऊंगी। उनकी आवाज थकी हुई थी। उन्होंने सेठ जी के हाथ को देखा। उसमें चेन थी। यह क्या है? यह प्रिया की चेन है। मेम साहब ने चेन अपने हाथ में ली। उनकी आंखें बड़ी हो गईं। उनके हाथ कांपने लगे। यह तो अनन्या की है। मेम साहब की आवाज़ कांप रही थी। सेठ जी ने भी चेन को फिर से देखा। मीना धीरे धीरे पास आई। चेन को देखकर वह बोली, मैंने पिछले साल स्टोर रूम की सफाई करते समय ऐसी ही एक चेन देखी थी। अनन्या के सामान वाले बक्से में थी। मेम साहब ने मीना की ओर देखा। मीना याद करते हुए धीरे धीरे बोली, तब आपने ही बताया था कि आपने और आपकी बेटी ने साथ पहनने के लिए एक जैसी 2 चेनें बनवाई थीं। मेम साहब ने सिर हिलाया। उनकी आवाज कांप रही थी। हाँ, अनन्या के पहले जन्मदिन के तोहफे के लिए बनवाई थीं। एक अनन्या की, एक मेरी। दुनिया में सिर्फ 2 ही बनवाई थीं। प्रिया ने अपनी चेन को देखा। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। सेठ जी ने सावधानी से पूछा, तो तुम्हारी चेन अभी कहां है? अनन्या के खो जाने के बाद मैंने उसे कभी नहीं पहना। दरार में कहीं होगी। मेम साहब उठीं और तीसरी मंजिल की ओर बहीं। थोड़ी देर बाद वह एक छोटी डिबिया लेकर लौटी। डिबिया खोलते ही एक और चेन निकली। दोनों चेनें मेज पर रखी थीं। वे एक जैसी थीं। जो चेन प्रिया के पास है वह अनन्या हमेशा पहने रहती थी। मेम साहब की आवाज धीमी होती गई। उन्होंने प्रिया की ओर देखा। प्रिया को लगा जैसे उसकी सांस रुक गई है। 2 चेनें, हाथ का निशान, वायलिन की धुन, सब कुछ एक एक करके जो रहा था। बैठक शांत थी, लेकिन उस खामोशी में 20 साल से दबा हुआ सच धीरे धीरे सतह पर आ रहा था। उस रात घर में एक अजीब सी खामोशी थी। सेठ और सेठानी अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। प्रिया भी दरवाजा बंद करके लेटी हुई थी। राम सिंह जी ने अपने कमरे में दरार खोली। पुराना लिफाफा नजर आया। यह 20 साल पहले लापता होने के समय पुलिस को दी गई रिपोर्ट की एक कॉपी थी। उन्होंने लिफाफा निकाला। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। मुझे इसे नष्ट कर देना चाहिए, राम सिंह जी बुदबुदाए। अगर प्रिया सच में अनन्या है तो इस रिकॉर्ड के सामने आते ही उनका अतीत फिर से उजागर हो जाएगा। राम सिंह जी ने लिफाफे को अपने पास रखा। वह सावधानी से कमरे से बाहर निकले। गलियारा अंधेरा था। सब सो चुके थे। वह पहली मंजिल पर स्टडी रूम की ओर बढ़े। स्टडी के कोने में एक पुरानी दस्तावेज काटने की मशीन थी। राम सिंह जी ने बिना बत्ती जलाए मशीन के सामने खाए हो गए। जैसे ही उन्होंने लिफाफे से कागज निकालने की कोशिश की, गलियारे से कदमों की आवाज आई। राम सिंह जी सन्न रह गए। स्टडी का दरवाजा खुला। प्रिया सामने खड़ी थी। राम सिंह जी, प्रिया पानी पीने जा रही थी। अंधेरे स्टडी में राम सिंह जी को देखकर उसकी आंखें बड़ी हो गईं। प्रिया, तुम सोई नहीं? राम सिंह जी की आवाज कांप रही थी। प्रिया ने उनके हाथ को देखा। उसमें कागज थे। यह क्या है? कुछ नहीं, बस कुछ पुराने कागज। राम सिंह जी ने कागज पीछे छिपा लिए। उनके हाथ और भी कांपने लगे। प्रिया एक कदम आगे बढ़ी। राम सिंह जी पीछे हट गए। राम सिंह जी, क्या यह मुझसे झूना है? प्रिया की आवाज धीमी थी। राम सिंह जी जवाब नहीं दे पाए। उनके माथे पर पसीना आ गया। प्रिया, यह मुझे दिखाइए।
प्रिया ने हाथ बढ़ाया। राम सिंह जी ने सिर हिलाते हुए काघों को और कसकर पकड़ लिया। ठीक उसी समय गलियारे की बत्ती जली। सेठ जी सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। क्या बात है? सेठ जी की आवाज स्टडी में गूंजी। राम सिंह जी का चेहरा सैद पड़ गया। सेठ जी स्टडी में आए। उन्होंने राम सिंह जी के हाथ को देखा। राम सिंह, यह क्या है? सेठ जी, यह। राम सिंह जी आगे कुछ न कह सके। सेठ जी ने हाथ बढ़ाया। मुझे दिखाओ। राम सिंह जी काफी देर तक हिचकिचाए। आखिर में उन्होंने कागन दे दिए। सेठ जी ने कागन खोलकर पढ़ना शुरू किया। उनका चेहरा सख्त होता गया। यह तो 20 साल पहले लापता होने की रिपोर्ट है। जी, तुम इसे अब क्यों निकाल रहे हो? सेठ जी की आवाज धीमी और भारी थी। राम सिंह जी ने सिर झुका लिया। मां कर दीजिए, मैं बस इसे छिपाने की कोशिश कर रहे थे। सेठ जी के सवाल का राम सिंह जी कोई जवाब नहीं दे पाए। उनके कंधे कांप रहे थे। सांप रात को एक कंधे। प्रिया दोनों को बारी बारी से देख रही थी। उसका दिल तेजी से धक रहा था। सेठ जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने प्रिया की ओर देखा। प्रिया, हमें कुछ पुष्टि करनी होगी। क्या तुम डीएनए टेस्ट के लिए तैयार हो? प्रिया की सांस रुक गई। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ने लगीं। क्या आप सोचते हैं कि मैं अनन्या हूं? सेठ जी ने सिर हिलाया। उनकी आंखें कांप रही थीं। हम यकीन से नहीं कह सकते, लेकिन वायलिन, निशान, चेन, सब कुछ इतना मिलता जुलता है। प्रिया ने अपने हाथ को देखा। बाएं हाथ का निशान नजर आया। उसका मन उलझ गया था। टेस्ट करवाने से क्या सच पता चल जाएगा? हां, पूरी तरह से। प्रिया काफी देर तक हिचकिचाई। उसने होंठ काटे। अगर वह सच में अनन्या है तो पिछले 24 साल क्या थे? टेस्ट का खर्चा कितना आएगा? प्रिया ने धीरे से पूछा। सेठ जी एक पल के लिए रुक गए। उसकी चिंता मत करो, मैं दूंगा। लेकिन मेम साहब के अस्पताल का खर्चा भी तो है। प्रिया की बात सुनकर सेठ जी ने सिर झुका लिया। सच तो यह था कि आजकल अस्पताल का खर्चा उठाना आसान नहीं था। प्रिया, वह मेरी चिंता है। मुझे भी अनाथालय का 3 लाख का कर्ज चुकाना है। प्रिया की आवाज धीमी होती जा रही थी। सेठ जी ने प्रिया को देखा। उसकी आंखें नम हो गई थीं। प्रिया, सेठ जी ने धीरे धीरे कहा, अगर तुम हमारी बेटी हो तो वह कर मैं चुका दूंगा। प्रिया को लगा जैसे उसकी आंखें जल रही हैं। उसने सिर झुका लिया। ठीक है, मैं टेस्ट करवाऊंगी। सेठ जी ने प्रिया के कंधे पर हल्के से थपथपाया। उनके हाथ भी कांप रहे थे। अगले दिन सुबह अस्पताल में टेस्ट हुआ। प्रिया और सेठ सेठानी ने अपने अपने सैंपल दिए। डॉक्टर ने कहा, नतीजा 1 हफ्ते बाद आएगा। टेस्ट के बाद अस्पताल से निकलते समय मेम साहब ने प्रिया का हाथ पकड़ा। उनका हाथ गर्म था, वह कांप रहा था। प्रिया, नतीजा कुछ भी हो, हम तुम्हारे साथ हैं। मेम साहब की आवाज नरम थी। प्रिया ने सिर हिलाया। गाजी में खामोशी थी। तीनों में से कोई कुछ नहीं बोल रहा था। बाहर के नहारे गुजर रहे थे, लेकिन कोई बाहर नहीं देख रहा था। घर लौटने के बाद घर का माहौल और भी भारी हो गया। सब चुपचाप अपना अपना समय बिता रहे थे। प्रिया ने तीसरी मंजिल के कमरे में खिड़की खोली। ठंडी हवा उसके चेहरे को छू गई। आसमान में बादल थे और लग रहा था कि बारिश होगी। उसने दरार खोली और चेन निकाली। उसे हथेली पर रखकर काफी देर तक देखती रही। अगर मैं सच में अनन्या हूं, प्रिया ने धीरे से बुदबुदाया। उसकी आवाज कांप रही थी। खट खट, दरवाजे पर दस्तक हुई। मीना अंदर आई। प्रिया, रात का खाना खाने नीचे आओगी? हाँ, बस आती हूं। मीना ने प्रिया के हाथ में चेन देखी। वह चुपचाप प्रिया के पास आकर बैठ गई। तुम चिंतित हो? हाँ, डर लग रहा है, प्रिया ने ईमानदारी से कहा। मीना ने प्रिया का हाथ पकड़ा। नतीजा कुछ भी हो, तुम ही रहोगी, वह नहीं बदलेगा। मीना की बात सुनकर प्रिया ने सिर हिलाया। उसकी आंखें नम हो गईं। राम सिंह जी अपने कमरे में बंद रहे और बाहर नहीं निकले। वह खिड़की से बाहर देख रहे थे। उन्होंने एक गहरी आह भरी। सेठ जी स्टडी में 20 साल पुरानी तस्वीरें देख रहे थे। तस्वीरों में छोटी अनन्या मुस्कुरा रही थी। मेम साहब बैठक में वायलिन केस को देख रही थीं। उनकी उंगलियों ने केस को छुआ, फिर हटा लिया। 1 हफ्ता 1 साल जैसा लंबा महसूस हो रहा था। रात गहरी हो गई। प्रिया चेन पके हुए बिस्तर पर लेटी थी। उसने आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। बाहर से बारिश की आवाज आ रही थी। ठंडी बूंदें खिड़की पर दस्तक दे रही थीं। वह आवाज प्रिया के मन की तरह बेचैन और भारी थी। 1 हफ्ता बीत गया। उस दौरान घर में बिना किसी बातचीत के तनाव बना रहा। प्रिया हमेशा की तरह सफाई करती रही।
उसकी उंगलियां हमेशा कांपती रहती थीं। सेठ और सेठानी भी एक दूसरे से नर्रे नहीं मिला पा रहे थे। वे अपने अपने कमरों में समय बिता रहे थे। राम सिंह जी तो खाना भी छोकर दरवाजा बंद किए हुए थे। मेम साहब की तबीयत और खराब हो रही थी। दवा लेने के बाद भी सीने का दर्द कम नहीं हो रहा था। मीना हर रात उनके कमरे में जाकर उनका ब्लड प्रेशर जांचती थी। शुक्रवार दोपहर अस्पताल से फोन आया। नतीजा आ गया था। सेठ जी ने फोन रखा। वह काफी देर तक रुके रहे। उनके हाथ में फोन कांप रहा था। मेम साहब गलियारे में आईं। उन्होंने सेठ जी को देखा। नतीजा आ गया? हाँ। सेठ जी की आवाज अब फटी हुई थी। दोनों चुपचाप एक दूसरे को देखते रहे। जिस पल का वे इतने समय से इंतजार कर रहे थे, जब वह पल आया तो डर पहले महसूस हुआ। मेम साहब ने अपने सीने पर हाथ रखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। हमें अस्पताल जाना होगा, सेठ जी ने कहा। मेम साहब ने सिर हिलाया और अपना कार्डिगन पहना। प्रिया को भी साथ चलना होगा। दोनों प्रिया के कमरे की ओर बढ़े। दरवाजा खटखटाया। प्रिया बाहर निकली। उसका चेहरा पीला था। उसकी आंखों में नींद की कमी साफ दिख रही थी। प्रिया, अस्पताल से फोन आया है, क्या तुम साथ चलोगी? प्रिया ने सिर हिलाया। तीनों चुपचाप गाजी में बैठ गए। अस्पताल तक के 30 मिनट के रास्ते में गाजी में खामोशी रही। बाहर के नहारे गूर रहे थे। कोई बाहर नहीं देख रहा था। मेम साहब ने अपने सीने पर हाथ रखा। उन्होंने एक गहरी सांस ली। दर्द फिर से उठ रहा था, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। अस्पताल पहुंच गए। डॉक्टर ने तीनों को अपने कमरे में बुलाया। मेज पर एक सील बंद लिफाफा रखा था। क्या आप नतीजा देखना चाहेंगे? डॉक्टर ने धीरे से पूछा। सेठ जी ने एक गहरी सांस ली। उन्होंने सिर हिलाया। डॉक्टर ने लिफाफा खोला, कागज निकाला और धीरे धीरे बोलना शुरू किया। जांच के नतीजे के अनुसार यह 99% मैच करता है। जैविक रूप से आप ही इनके माता पिता हैं, यह निश्चित है। उस पल तीनों की सांसें रुक गईं। मेम साहब ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। सेठ जी ने कुर्सी की पीठ पकड़ ली। उन्होंने खुद को संभाला। उनके होंठ कांप रहे थे। प्रिया सिर झुकाए बिना कुछ कहे बैठी रही। उसकी उंगलियां ठंडी पाट गई थीं। डॉक्टर ने चुपचाप पानी दिया, लेकिन किसी ने गिलास नहीं उठाया। घर लौटते समय गाजी में अभी भी खामोशी थी। सेठ जी गाजी चला रहे थे। उन्होंने स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उनके हाथ की नसें उभर आई थीं। मेम साहब खिड़की से बाहर देख रही थीं। उन्होंने आंसू पोंछे। वे रुक नहीं रहे थे। प्रिया पिछली सीट पर अपने हाथ को देख रही थी। बाएं हाथ का निशान दिख रहा था। यह छोटा सा निशान उसके अतीत का सबूत था। घर पहुंचते ही राम सिंह जी दरवाजे पर खड़े थे। उन्होंने तीनों के चेहरे देखे। वह नतीजा समझ गए। उनका चेहरा पीला पा गया। राम सिंह, सेठ जी ने उन्हें पुकारा। उनकी आवाज धीमी और भारी थी। बैठक में आओ, अब सब कुछ बताने का समय आ गया है। बैठक में 5 लोग जमा हुए। सेठ, सेठानी, प्रिया, राम सिंह जी और मीना भी। हवा इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल हो रहा था। सेठ जी ने पहले बोलना शुरू किया। नतीजा आ गया है। उन्होंने एक और गहरी सांस ली। प्रिया हमारी बेटी अनन्या ही है। यह सुनकर मीना ने अपने मुंह पर हाथ रख लिया। राम सिंह जी ने सिर झुका लिया। उन्होंने मुट्ठियां भींच लीं। सेठ जी ने राम सिंह जी की ओर देखा। राम सिंह, अब बताओ, 20 साल पहले उस दिन आखिर क्या हुआ था? राम सिंह जी काफी देर तक चुप रहे। उनके हाथ कांप रहे थे और आखिरकार उन्होंने बोलना शुरू किया। माफ कर दीजिए। राम सिंह जी की आवाज फटी हुई थी। यह सब मेरी गलती है। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उस दिन दोपहर के 3 बजे थे। अनन्या बैठक में वायलिन बजा रही थी। सेठ जी चुपचाप उसे देखते रहे। राम सिंह जी ने आगे कहा, मैं दरवाजे के पास कुछ काम कर रहा था, तभी दरवाजे की घंटी बजी। एक डिलीवरी वाला था। मेम साहब के हाथ कांपने लगे। राम सिंह जी ने आंखें बंद कर लीं। मैं दरवाजे के बाहर गया और डिलीवरी ली। लाके ने दस्तखत करने को कहा और मैंने कुछ देर के लिए दरवाजा खुला छोड़कर दस्तखत कर दिए। उनकी आवाज धीमी हो गई। इसमें करीब 7 मिनट लगे। मेम साहब ने अपने सीने पर हाथ रखा। वह हांफने लगी। जब मैं लौटा तो बैठक में सिर्फ वायलिन था। राम सिंह जी ने कहा, अनन्या नहीं थी तो? सेठ जी की आवाज धीमी थी। राम सिंह जी ने सिर झुका लिया। मैं तुरंत बाहर भागा और उसे ढूंढने लगा। गली के कोने पर मैंने एक औरत को अनन्या को गोद में लिए हुए देखा। प्रिया की सांस रुक गई। राम सिंह जी की बातें उसके अतीत से जुड़ रही थीं। अनन्या रो रही थी और वह औरत उसे चुप करा रही थी। मैं उस औरत की ओर भागा। राम सिंह जी की आवाज कांपने लगी, लेकिन उस औरत को लगा कि
मैं बच्ची को मारता हूं। उसने कहा कि बच्ची रोते हुए घर से निकली थी और वह उसकी रक्षा कर रही थी। तो क्या हुआ? मैंने पुलिस को बुलाया, राम सिंह जी ने कहा। लेकिन इस प्रक्रिया में सब कुछ उलझ गया। औरत का कहना था कि उसने बच्ची को पहले पाया था और मैं कह रहा था कि वह घर से निकली थी। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। पुलिस ने औरत से पूछताछ की, लेकिन कोई ठोस सबूत नहीं मिला और उसी शाम वह औरत बच्ची को लेकर गायब हो गई। बैठक में गहरी खामोशी छा गई। सेठ जी ने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उन्होंने एक गहरी आह भरी। मेम साहब सोफे पर टिक गईं। वह रो रही थीं। प्रिया सिर झुकाए अपनी मुट्ठियां भींचे हुए थीं। तुमने यह क्यों छिपाया? सेठ जी की आवाज कांप रही थी। राम सिंह जी घुटनों के बल बैठ गए। धीरे धीरे उनके घुटने फर्श पर टिके। उनका माथा ठंडे संगमरमर के फर्श से जा लगा। मान कर दीजिए। राम सिंह जी की आवाज फटी हुई थी। मैंने दरवाजा खुला छोड़ा था। सिर्फ सांस लेने की आवाज आ रही थी। मैंने बच्ची से नजर हटाई थी। उनके कंधे कांप रहे थे। सब कुछ मेरी गलती है। राम सिंह जी आगे कुछ न कह सके। मैं आपको बताने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। सेठ जी खिड़की की ओर चले गए। उनकी पीठ कांप रही थी। उन्होंने हाथ से खिड़की का फ्रेम पका लिया, इतना जोर से कि उनकी उंगलियां सैद पा गईं। मेम साहब ने प्रिया की ओर देखा। प्रिया सिर झुकाए आंसू बहा रही थी। अनन्या, मेम साहब ने कांपती आवाज में पुकारा। प्रिया ने सिर उठाया। दोनों की नौरें मिली। मुझे माज कर दो। मेम साहब की आवाज हूं टूट गई। मुझे सच में मां हो कर दो। मेम साहब आगे कुछ ना कह सकी। उन्होंने अपना चेहरा दोनों हाथों से ढक लिया। वह सिसकने लगी। 20 सालों का जमा हुआ प्यार और अपराध बोध एक साथ फूट पचा। उनका शरीर आगे की ओर झुक गया। मीना ने जल्दी से मेम साहब को संभाला। मेम साहब, आप ठीक हैं? मेम साहब ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। वह हाफ रही थीं। दवा। मीना जल्दी से दवा लेकर आई। मेम साहब ने कांपते हाथों से दवा मुंह में डाली। सेठ जी भी मुए। उन्होंने प्रिया को देखा। उनकी आंखें भी नम थीं। हम तुम्हें बचा नहीं पाए, सेठ जी ने कहा। उनकी आवाज टूट गई। पापा तुम्हारे पास नहीं थे। सेठ जी धीरे धीरे प्रिया के पास आए और घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने दोनों हाथ फर्श पर रखे, सिर झुका लिया। मुझे मां कर दो। सेठ जी की आवाज कांप रही थी। मुझे सच में मां कर दो बेटी। प्रिया के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसे लगा जैसे उसका दिल फट जाएगा। 20 साल अकेले बिताए हुए पल उसके दिमाग में घूमने लगे। अनाथालय की ठंडी रातें, बीमार होने पर अकेले अस्पताल जाना, कर चुकाते हुए बिताए गए दिन, सब कुछ एक साथ उमड़ आया। प्रिया ने मुश्किल से बोलना शुरू किया। उसकी आवाज धीमी और कांपती हुई थी। मैं प्रिया हूं। 20 साल से मैं प्रिया बनकर जी रही हूं। सेठ जी ने सिर उठाया। वह प्रिया को देख रहे थे। अनन्या नाम मेरे लिए अनजान है। प्रिया की बात सुनकर सेठ जी ने सिर हिलाया। उन्होंने एक गहरी सांस ली। बैठक शांत थी, लेकिन उस खामोशी में 20 सालों से दबा हुआ सच और दुख भारी तरह से बह रहा था। बैठक की खामोशी काफी देर तक बनी रही। सिर्फ घजी की सुई की आवाज हवा को चीर रही थी। सेठ जी ने धीरे धीरे खुद को उठाया। वह प्रिया के पास बैठ गए। प्रिया, नहीं, अब तुम्हें क्या कहकर बुलाऊं समझ नहीं आ रहा। प्रिया सिर नहीं उठा सकी। उसकी उंगलियां ठंडी पड़ गई थीं। मेम साहब ने सांसें संभालते हुए धीरे धीरे बोलना शुरू किया। दवा लेने के बाद सीने का दर्द कुछ कम हुआ था। प्रिया, मेम साहब की आवाज नरम थी। प्रिया ने वह आवाज भी सुनकर सिर उठाया। तुम जिस नाम से सहज हो, हम तुम्हें उसी से बुलाएंगे। मेम साहब की आंखों में फिर से आंसू आ गए, लेकिन इस बार उन्होंने उन्हें रोकने की कोशिश नहीं की। हम 20 साल साथ नहीं रह पाए। आंसू उनके गालों पर बहने लगे। क्या तुम हमें एक मौका दे सकती हो? मेम साहब ने धीरे से पूछा। प्रिया ने मेम साहब की आंखों में देखा। उन आंखों में 20 सालों का प्यार और इंतजार था। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मैं कोशिश करूंगी। यह सुनकर मेम साहब का हाथ प्रिया के हाथ की ओर बढ़ा, धीरे धीरे, सावधानी से, जैसे कोई नाजुक चीज टूट जाएगी। प्रिया ने मेम साहब का हाथ महसूस किया। वह गर्म था, कांप रहा था, लेकिन गर्म था। सेठ जी ने भी प्रिया के कंधे पर हाथ रखा। उनका हाथ भी कांप रहा था। धीरे धीरे चलेंगे, हम सब धीरे धीरे चलेंगे। सेठ जी की आवाज भी धीमी और नरम थी। प्रिया ने आंखें बंद कर लीं। आंसू बहने लगे। राम सिंह जी अभी भी घुटनों पर थे। वह सिर झुकाए बस फर्श को देख रहे थे। राम सिंह जी, प्रिया ने धीरे से पुकारा। राम सिंह जी ने धीरे धीरे सिर उठाया।
उनकी आंखें लाल थीं। उठिए। प्रिया की आवाज धीमी थी लेकिन दृढ़ थी। राम सिंह जी ने कांपते हुए खुद को उठाया। मुझे भी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा है। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। किसे दोष दूं, किसे माम करूं, मुझे नहीं पता। राम सिंह जी ने होंठ काटे। प्रिया ने उन्हें देखते हुए धीरे धीरे कहा, लेकिन आप भी परेशान रहे होंगे। प्रिया की आवाज कांप रही थी। 20 साल तक आप यह बोझ अकेले उठाते रहे। राम सिंह जी आगे कुछ न कह सके। उन्होंने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। उनके कंधे कांपने लगे। उनकी सांसें तय हो गईं। लंबे समय से दबी हुई भावनाएं फूट पड़ी थीं। सेठ जी ने राम सिंह जी के कंधे पर हाथ रखा। राम सिंह, सेठ जी ने धीमी आवाज में कहा, तुम भी एक शिकार हो। हम सब उस दिन के शिकार थे। राम सिंह जी ने सिर हिलाया। लेकिन सेठ जी ने आगे कहा, 20 साल तक खुद को दोष देते हुए जिए हो, अब इसे जाने दो। राम सिंह जी ने धीरे धीरे सिर उठाया। सेठ जी की आंखें गर्म थीं। मीना कोने में खाई यह सब देख रही थी। उसकी आंखों में भी आंसू थे। उसने चुपचाप रूमाल निकालकर अपनी आंखें पोंछीं। मेम साहब प्रिया की ओर झुकीं। उन्होंने प्रिया के दोनों हाथ पकड़ लिए। प्रिया, शायद हम तुम्हारे लिए बहुत कुछ न कर पाए। मेम साहब की आवाज कांप रही थी। हम 20 साल वापस नहीं ला सकते और तुम्हारे अकेले बिताए गए समय को भी नहीं मिटा सकते। प्रिया ने मेम साहब को देखा। लेकिन अब से हम तुम्हारे साथ रहना चाहते हैं। मेम साहब ने कहा, बेटी के तौर पर नहीं तो भी ठीक है, बस साथ रहना चाहते हैं। मेम साहब की बात सुनकर प्रिया की आंखें जलने लगीं। उसके दिल की गहराई में कुछ धीरे धीरे पिघल रहा था। प्रिया ने धीरे धीरे अपने हाथ हिलाए। उसने मेम साहब का हाथ और कसकर पकड़ लिया। मैं भी साथ रहना चाहती हूं। प्रिया की आवाज धीमी थी लेकिन साफ थी। मेम साहब ने प्रिया को गले लगा लिया। पहले तो प्रिया का शरीर अकान गया। यह एक अनजान एहसास था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद को ढीला छोड़ा। मेम साहब की गोद गर्म थी। प्रिया के कंधे पर मेम साहब के आंसू गिरे, गर्म और नम। सेठ जी ने भी दोनों को गले लगा लिया। तीनों चुपचाप एक दूसरे को गले लगाए रहे। सिर्फ सांसों की आवाज आ रही थी। आंसू बह रहे थे लेकिन कोई पहुंच नहीं रहा था। समय धीरे धीरे बीत रहा था। बैठक की हवा थोड़ी नरम हो रही थी। मीना चुपचाप पानी लेकर आई। मेज पर रखकर पीछे हट गई। प्रिया ने धीरे धीरे खुद को अलग किया। उसका चेहरा आंसुओं से भीगा था। मेम साहब ने भी अपनी आंखें पोंछीं। उन्होंने प्रिया को देखा। उन्होंने प्रिया के गाल को हल्के से सहलाया। मैं हिंदा हूं। यह बहुत अच्छी बात है। मेम साहब की आवाज नरम थी। प्रिया ने सिर हिलाया। सेठ जी ने प्रिया को पानी दिया। प्रिया ने गिलास लिया, धीरे धीरे पिया। ठंडा पानी गले से नीचे उतरा। मातृंग केस्तर का 2000 गले से कार पाता। प्रिया, सेठ जी ने धीरे से कहा, अनाथालय का जो कर्ज है वह मैं चुका दूंगा। प्रिया ने सिर हिलाया। नहीं, वह मैं नहीं। सेठ जी ने दृढ़ता से कहा, अगर हम साथ होते तो तुम पर ऐसा कोई कर नहीं होता। उन्होंने प्रिया की आंखों में देखा। प्लीज बस यह स्वीकार कर लो। प्रिया ने सेठ जी की आंखों में देखा। उनकी आंखों में एक प्रार्थना थी। प्रिया ने धीरे धीरे सिर हिला दिया। धन्यवाद। राम सिंह जी ने धीरे धीरे बोलना शुरू किया। अनन्या, मुझे माची मांगने का भी है नहीं है, लेकिन राम सिंह जी, प्रिया ने उन्हें देखा। समय लगेगा, मुझे भी और आपको भी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। लेकिन मैं आपसे नफरत नहीं करती। राम सिंह जी ने सिर झुका लिया। उनके कंधे कांप रहे थे। मेम साहब उठने लगीं और लखा गईं। सेठ जी ने जल्दी से उन्हें संभाला। सुनो, ठीक हो? हाँ, ठीक हूं, बस दवा का असर है। लेकिन मेम साहब का चेहरा पीला था। प्रिया ने मेम साहब को देखा। मेम साहब, आपको अस्पताल जाना चाहिए। नहीं, मैं ठीक हूं। मेम साहब ने सिर हिलाया और फिर से बैठ गईं। लेकिन उनका हाथ अभी भी उनके सीने पर था। सेठ जी ने मीना को बुलाया। मीना, मेम साहब को उनके कमरे में ले जाओ, उन्हें आराम की जरूरत है। मीना ने मेम साहब को सहारा दिया। मेम साहब ने प्रिया की ओर देखा, धीरे से मुस्कुराई। प्रिया, बाद में बात करते हैं। जी, आप आराम कीजिए। प्रिया ने सिर झुकाकर नमस्ते किया। मेम साहब को सीहियां छोंते देख प्रिया का दिल भारी हो गया। सेठ जी प्रिया के पास बैठ गए। प्रिया, अगर तुम कमरा बदलना चाहती हो तो कभी भी बता देना। दूसरी मंजिल पर और भी बै कमरे हैं। नहीं, मुझे यही कमरा ठीक लगता है। प्रिया ने सिर हिलाया। सेठ जी ने सिर हिलाया। ठीक है, तो धीरे धीरे सोच लेना, हम इंतजार कर सकते हैं। प्रिया ने सेठ जी को देखा। उनकी आंखें गर्म थीं। शाम हो गई। खाने की मेज पर 4 लोग बैठे थे। सेठ जी, प्रिया, राम सिंह जी और मीना।
मेम साहब कमरे में आराम कर रही थीं। खाना चुपचाप खाया गया, लेकिन सुबह के मुकाबले हवा थोड़ी हल्की थी। प्रिया ने खाना खाया। उसने 20 साल अकेले खाए हुए खाने को याद किया। दुकान का सैंडविच, नूडल्स, बचा हुआ खाना। यह में बहुत अलग थी। मीना ने प्रिया को सब्जी दी। प्रिया ने सिर झुकाकर ले ली। खाना खत्म करके प्रिया तीसरी मंजिल पर अपने कमरे में चली गई। दरवाजा बंद करके बिस्तर पर बैठ गई। खिड़की के बाहर तारे दिख रहे थे। प्रिया ने खिड़की खोली। रात की हवा अंदर ली। अब मैं कौन हूं? प्रिया ने धीरे से बुदबुदाया। प्रिया भी और अनन्या भी। दो नाम, दो जिंदगियां एक हो रही थीं। उसने दराह खोली और चेन निकाली। उसे हथेली पर रखकर काफी देर तक देखती रही। अब उसे इस चेन का मतलब पता था। यह मां और बेटी को जोड़ने वाली एक कई थी। प्रिया ने चेन अपने गले में पहन ली। ठंडा धातु उसकी त्वचा को छू गया। बैठक शांत थी, लेकिन उस खामोशी में एक पुराना घाव धीरे धीरे भर रहा था। 20 साल का समय आखिरकार सावधानी से जुड़ना शुरू हो गया था। 1 महीना बीत गया। घर की हवा धीरे धीरे बदल रही थी। प्रिया अभी भी तीसरी मंजिल के कमरे में ही रहती थी। सेठ और सेठानी ने कई बार उसे दूसरी मंजिल के बबडे कमरे में शिफ्ट होने को कहा, लेकिन प्रिया ने यह कहकर मना कर दिया कि उसे अभी और समय चाहिए। सेंगी धीरे धीरे बदलाव प्रिया के लिए ज्यादा सहज था। एक शनिवार दोपहर प्रिया अपने कमरे में दरांट साज कर रही थी। उसकी उंगलियों ने अनाथालय के कर्ज चुकाने की रसीद को छुआ। सेठ जी ने पिछले हफ्ते ही सारा कर्ज चुका दिया था। प्रिया ने रसीद को हाथ में लेकर काफी देर तक देखा। 6 साल का बोझ उतर गया था। प्रिया ने अपनी चेन निकाली। उसे हथेली पर रखकर काफी देर तक देखती रही। संगीत के सुर के आकार का छोटा पेंडेंट धूप में चमक रहा था। यह चेन उसके अतीत और वर्तमान को जोड़ रही थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। उसके दिल की गहराई में कुछ धीरे धीरे पिघल रहा था। अभी भी सब कुछ अनजान और अजीब था, लेकिन अब वह धीरे धीरे इसे स्वीकार कर रही थी। प्रिया ने चेन अपने गले में पहन ली और दरवाजा खोलकर गलियारे में आ गई। पहली मंजिल पर बैठक से एक धीमी आवाज आ रही थी। प्रिया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी। बैठक में मेम साहब खजी थीं। वह वायलिन केस के सामने बैठकर धीरे धीरे ढक्कन खोल रही थीं। मेम साहब की तबीयत अब कुछ बेहतर थी। सेठ जी ने एक और अच्छे अस्पताल में उनका नया इलाज शुरू करवाया था। दवा भी बदल गई थी और भर्ती न होने के बावजूद वह नियमित रूप से जांच करवा रही थीं। सबसे भाकर अपनी बेटी को वापस पाने की खुशी उनके लिए सबसे बड़ी दवा थी। चमकदार भूरा वायलिन सामने आया। मेम साहब ने सावधानी से वायलिन निकाला और उसे हाथ से सहला रही थीं। उनकी उंगलियां कांप रही थीं। प्रिया बैठक के दरवाजे पर रुक गई। मेम साहब ने प्रिया को देखकर धीरे से मुस्कुराई। प्रिया, इधर आओ। प्रिया धीरे धीरे मेम साहब के पास गई। मेम साहब ने वायलिन प्रिया को दिया। अब यह तुम बजा सकती हो। प्रिया ने वायलिन लिया। उसकी उंगलियों ने जाने पहचाने वडन को महसूस किया। कमान उठाकर कंधे पर वायलिन रखते ही उसके शरीर को अपने आप मुद्रा याद आ गई। प्रिया ने पहली धुन बजाई। एक नरम धुन बैठक में गूंज उठी। यह वही धुन थी जो 20 साल पहले इस बैठक में गूंजती थी। प्रिया के हाथ बिना किसी संगीत के पन्ने के भी सही चल रहे थे। जैसे जैसे उसकी उंगलियां तारों पर चल रही थीं, प्रिया की आंखें नम हो गईं। मेम साहब सोफे पर बैठकर प्रिया को देख रही थीं। आंसू उनके गालों पर बह रहे थे, लेकिन उन्होंने उन्हें नहीं पोंछा। वह बस अपनी बेटी का संगीत सुन रही थीं। उन्होंने अपने सीने पर हाथ रखा। उनका दिल धड़क रहा था। दर्द नहीं हो रहा था, गर्म महसूस हो रहा था। सेठ जी स्टडी से निकलकर बैठक के दरवाजे पर चुपचाप खड़े हो गए। वह दीवार से टिककर आंखें बंद करके धुन सुन रहे थे। उनके होंठ हल्के से कांप रहे थे। उनकी उंगलियों ने दीवार को छुआ। उन्होंने एक गहरी सांस ली। उनके कंधे भी हल्के से कांप रहे थे। गलियारे के अंत में राम सिंह जी दूर से देख रहे थे। वह सिर झुकाए हाथ जोए खाए थे। उनके होंठ कांप रहे थे। वह चुपचाप प्रिया को प्रोत्साहित कर रहे थे। उन्होंने आंखें बंद कर लीं। उनकी आंखें भी लाल थीं। मीना रसोई की तरफ से यह दृश्य देख रही थी और चुपचाप अपने आंसू पोंछ रही थी। इस घर में फिर से संगीत की वापसी उसे भी भावुक कर रही थी। प्रिया धुन बजाती रही। जैसे जैसे कमान तारों पर चलती, हवा नरम हो जाती। धुन धीरे धीरे बह रही थी, पूरे बैठक को घेर रही थी। यह गर्म थी। बैठक शांत थी, लेकिन उस शांति में एक गर्म गूंज थी। अतीत का दुख नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की सांसें बह रही थीं। धुन खत्म होने पर प्रिया ने धीरे धीरे कमान नीचे की। आखिरी सुर बैठक में रुका रहा।
धीरे धीरे फैला और गायब हो गया। प्रिया ने वायलिन नीचे रखते हुए एक गहरी सांस ली। मेम साहब उठी और प्रिया के पास आईं। उन्होंने प्रिया का हाथ पकड़ा। हाथ गर्म था, कांप रहा था, लेकिन गर्म था। बहुत अच्छा, सच में बहुत अच्छा। मेम साहब की आवाज नरम थी। प्रिया ने सिर हिलाया और धीरे से मुस्कुराई। अभी भी अजीब लग रहा था, लेकिन अब धीरे धीरे आदत हो रही थी। सेठ जी बैठक में आए। उन्होंने प्रिया के कंधे पर हल्के से थपथपाया। धन्यवाद। इस घर में फिर से संगीत लौट आया। प्रिया ने सेठ जी को देखा। उनकी आंखें गर्म थीं। प्रिया ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। राम सिंह जी गलियारे के अंत से चुपचाप मुए। वह अपने कमरे की ओर बढ़ते हुए एक गहरी सांस ली। एक पुराना बोझ धीरे धीरे उतर रहा था। वह अभी भी नहीं मानते थे कि उन्हें पूरी तरह से मान कर दिया गया है, लेकिन अब वह धीरे धीरे आगे बढ़ सकते थे। शाम के समय प्रिया अपने कमरे में लौटी। खिड़की के बाहर सूर्यास्त हो रहा था। प्रिया खिड़की के पास खड़ी होकर आसमान को देख रही थी। लाल रंग की शाम आसमान में फैली हुई थी। प्रिया ने अपने गले में पहनी चेन को छुआ। संगीत के सुर का पेंडेंट उसकी उंगलियों पर गर्म महसूस हो रहा था। अब यह चेन सिर्फ एक निशानी नहीं थी, यह उसे और इस परिवार को जोड़ने वाली एक गर्म कड़ी थी। प्रिया ने एक गहरी सांस ली। आगे क्या होगा उसे नहीं पता था, लेकिन अब वह अकेली नहीं थी। उसके साथ चलने वाले लोग थे। बैठक में वायलिन केस खुला पड़ा था। अब वह केस किसी मनाही का प्रतीक नहीं था। वह एक नई शुरुआत का इंतजार कर रही एक गर्म जगह थी। और उसके पास सेठ और सेठानी साथ बैठकर चुपचाप खिड़की से बाहर देख रहे थे। उनके हाथ अपने आप एक दूसरे से जुड़े हुए थे। 20 साल का समय आखिरकार संगीत धीरे धीरे भर रहा था। आज की कहानी कैसी लगी? अगर आपके दिल को छू गई हो तो कृपया सब्सक्राइब और लाइक करके अपना प्यार दिखाएं। हम और भी भावुक और गर्मजोशी भरी संगीत कहानियों के साथ लौटेंगे। और कहानी के किरदारों के लिए कुछ प्यारे शब्द कमेंट में जरूर लिखें। हम आपके जीवन में हमेशा सफलता की कामना करते हैं। समाधारी बात करता है। स्वस्थ रहें और खुश रहें। यह थी बसंत जीवन की कहानी।